जेठानी को मौत के मुंह से खींच लाई दो देवरानियां। कहते हैं जरूरी नहीं कि जिनके घर बड़े हों दिल भी बड़े हों। कुछ लोग इंसानियत का गला घोंटने के लिए हर हद पार कर देते हैं। ऐसी एक आलीशान घर में सास सावित्री जी ने अपनी बड़ी बहू रेखा के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं। रेखा घुटनों के बल जमीन पर बैठी गिड़गिड़ा रही है। पास ही अमित खड़ा गुस्से में हाँफ रहा है। कान खोलकर सुन ले रेखा, आज शाम को काजल और प्रीति आ रही हैं। दिल्ली से मेरे दोनों बेटे रोहित और विनय उन्हें लेकर आ रहे हैं। माँ जी छोड़ दीजिए, बाल छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। दर्द की बच्ची, उनके सामने अगर तूने अपना ये मनहूस मुंह खोलने की कोशिश की या अपनी असलियत बताने की सोची तो सीधा जमीन में गाड़ दूंगी तुझे। माँ जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी? मैंने तो आज तक अपने मायके वालों को कुछ नहीं कहा। भगवान के लिए रहम खाइए। रहम की भीख मत मांग यहाँ, तेरी औकात भी नहीं है कुछ बताने की। अगर गलती से भी तूने शहर की उन लड़कियों के सामने में कोई भांडा फोड़ने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सावित्री, इस पर अपना वक्त और गुस्सा जाया मत करो। शाम को दोनों छोटे बेटे अपनी बहुओं को लेकर आ रहे हैं। वो दोनों शहर में कमाती हैं। दहेज भी तगड़ा लेकर आई हैं। इसे छोड़ो और रसोई में भेजो। सुन लिया ना अपने ससुर जी का हुक्म। चल खड़ी हो और जाके रसोई में उनके स्वागत के लिए अच्छा सा खाना बना। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। दिन भर लग जाए चाहे, पर पकवानों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज खुद चख कर देखूंगी। अगर नमक मिर्च भी ऊपर नीचे हुआ तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। अब जा यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही है? रेखा रोती हुई रसोई में जाकर काम करने लगती है। पूरा दिन गर्मी में परेशान होकर वो छप्पन भोग बनाती है। तभी शाम का समय है। घर के सामने गाड़ियां आकर रुकती हैं। रोहित और विनय अपनी पत्नियों काजल और प्रीति के साथ हंसते हुए घर में आते हैं। सावित्री जी आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती हैं। सभी आकर हॉल में बैठते हैं। तभी नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। देखिए आपकी पसंद की वो बनारसी साड़ी जो आपने फोन पर मंगाई थी, मैं खास दिल्ली से ढूंढ कर लाई हूँ। अरे आओ आओ, मेरी लक्ष्मी जैसी बहू है। कितनी सुंदर साड़ी है, भगवान तुम्हें खुश रखे। और ये शॉल पापा जी के लिए। वैसे मम्मी जी, बड़ी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? तुम्हारी बड़ी भाभी तो दोपहर में तुम लोगों के पसंदीदा पकवान बनाने में जुटी हुई है रसोई में। अरे ओ रेखा, देख तेरे देवर देवरानी आ गए हैं। जल्दी से चारों के लिए ठंडा पानी और चाय लेकर आ। रेखा कांपते हाथों से ट्रे में पानी का गिलास लेकर आती है। उसका सिर पल्लू से पूरी तरह ढका हुआ है। वो जमीन की तरफ देख रही है। जैसे ही वो पानी बढ़ाती है, काजल की नजर रेखा के हाथों और माथे की चोट पर पड़ती है। अरे भाभी, ये क्या आपके हाथ पर ये जलने के निशान कैसे हैं? और आपके माथे पर ये पट्टी क्यों बंधी है? क्या हुआ आपको? वो कुछ नहीं छोटी। वो मैं ना रसोई में काम कर रही थी तो गरम तेल का बर्तन हाथ से फिसल गया था और माथे पर वो कल बाथरूम में फिसल गई थी मैं। तो तुम्हें पता ही है मैं थोड़ी अनाड़ी सी हूँ ना। अरे काजल, तुम इस सांवली का मत पूछो। ये तो पूरी तरह भोंदू है। पता नहीं हर वक्त कहाँ खोई रहती है। इससे खुद का शरीर तो संभलता नहीं है, गिरती पड़ती रहती है। घर क्या खाक संभालेगी? भैया, अपनी पत्नी के बारे में ऐसे कौन बात करता है? भाभी कितनी शालीन है और आप उन्हें भोंदू कह रहे हैं? अरे बेटी, बुरा मत मानो, अमित तो बस मजाक कर रहा था थोड़ा। थोड़ा गुस्से का तेज है मेरा बेटा, पर दिल का बहुत साफ है। बाकी हम सब तो अपनी बड़ी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं। क्यों रेखा, मानती है ना तू मुझे अपनी माँ? हाँ 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 माँ जी, आप मुझे अपनी बेटी ही समझती हैं। देखा बच्चियों, चलो अब तुम दोनों थक गई होगी, चलो खाना खा लो। तुम्हारी जेठानी ने प्यार से तुम सबके लिए अलग अलग तरीके के पकवान बनाए हैं। फिर सब खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। एक दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन अगले दिन दोपहर के समय काजल और प्रीति रसोई में रेखा की मदद करने आती हैं। रेखा ऊपर के रैक से डिब्बा उतारने के लिए हाथ उठाती है तो उसका पल्लू अचानक खिसक जाता है और उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे नीले निशान दिखाई देते हैं। भाभी रुकिए, ये आपकी गर्दन पर क्या है? अरे ये वो मुझे घमौरिया हो गई थी। मैंने दुपट्टे से घिस दिया ना, जिसकी वजह से ये सब। भाभी, इतना तो हमें भी पता है कि ये कोई घमौरिया नहीं है। भाभी, ये तो साफ साफ किसी के हाथ के पंजे का निशान लग रहा है। पूरा गला सूजा हुआ है आपका। नहीं प्रीति, तुम लोग गलत समझ रही हो। वो मुझे बहुत तेज घमौरिया और खुजली हो गई थी ना, तो मैंने बस सूती दुपट्टे से जोर से रगड़ दिया था। भाभी, दुपट्टे से रगड़ने पर उंगलियों के निशान नहीं बनते। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। क्या भैया आपके साथ मार पिटाई करते हैं? कुछ नहीं है काजल, भगवान के लिए मुझसे कुछ मत पूछो। तुम दोनों शहर की हो, पढ़ी लिखी हो, खुश रहा करो। मुझे मेरा काम करने दो,
वरना माँ जी आ जाएगी। लेकिन भाभी। रेखा हड़बड़ाकर वहां से बाहर आ जाती है। काजल प्रीति दोनों रेखा को देखती रह जाती हैं। छुट्टियों के दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद काजल और प्रीति का जाने का समय आता है। वो अपने पतियों रोहित और विनय के साथ आंगन में खड़ी हैं। माँ जी, अब हम निकलते हैं। ऑफिस से 2 ही दिन की छुट्टी मिली थी, अगले महीने हम फिर से वापस आएंगे। हाँ हाँ बच्चियों, अच्छे से अपनी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, भगवान तुम्हें खुश रखे। रेखा चल आ गया, अपनी दोनों देवरानियों को आशीर्वाद दे। काजल प्रीति झुककर रेखा के पैर छूती है। लेकिन जैसे ही काजल प्रीति रोहित और विनय गांव की गली से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं, गली के मोड़ पर पड़ोसन रीमा और 2-3 औरतें आपस में फुसफुसा रही होती हैं। अरे वाह, चली दोनों शहर की महारानियां। इनकी जिंदगी तो बढ़िया है, दिल्ली के बड़े फ्लैटों में ऐश करेंगी। जिंदगी तो नरक उस बेचारी रेखा की हो रखी है। भगवान ऐसा नसीब किसी दुश्मन की बेटी को भी न दे। सुनिए रीमा जी, क्या कहा आपने? हमारी जेठानी रेखा भाभी की जिंदगी नरक क्यों है? क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। अरे अरे कुछ नहीं काजल बहन, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वो बेचारी अकेले सारा काम करती है ना गांव में, इसलिए। नहीं रीमा, तुम कुछ और कह रही थी। तुमने दुश्मन की बेटी के नसीब की बात की थी। इस घर में क्या चल रहा है? क्या भैया भाभी को मारते हैं? अरे तुम लोग शहर में रहती हो, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अलग है। हमारे गांव के मामलों में मत पड़ो। अपनी जान प्यारी है तो जाओ यहाँ से, तुम्हारी गाड़ी खड़ी है। काजल प्रीति सच्चाई जानने की कोशिश कर ही रही होती हैं कि तभी उनके पति उन्हें आवाज लगाते हैं। अरे भाई जल्दी भी चलो, लेट हो रहे हैं, दिल्ली पहुंचने में भी वक्त लगेगा। हाँ हाँ आ रहे हैं। दोनों हड़बड़ाकर कार की तरफ जाती हैं। कार अब दिल्ली की तरफ दौड़ रही है। कार के अंदर काजल और प्रीति बेहद बेचैन हैं। रोहित विनय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांव से जब हम निकले हैं मेरा मन बहुत शांत है। भाभी के शरीर पर वो रोज रोज नए निशान, मम्मी जी का वो जरूरत से ज्यादा चाशनी जैसा प्यार, और उस पड़ोसन की बातें, कुछ तो गड़बड़ है। अरे काजल, तुम भी ना हर बात में अपनी जासूसी वाली बुद्धि लगाती रहती हो। माँ कितनी भोली और सीधी है, और भाभी का रंग थोड़ा सांवला है, वो खुद ही ध्यान नहीं रखती। गिर गई होंगी, फालतू सोचना बंद करो। नहीं भैया, दीदी सही कह रही है। विनय, क्या आपको अमित भैया का व्यवहार भाभी के प्रति अजीब नहीं लगता? जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि इस घर की पैरों की जूती हो। भाभी के मन में एक भयानक डर बैठा हुआ है। अरे देखो प्रीति, अमित भैया थोड़े गुस्से वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर में कोई जुल्म हो रहा है। तुम लोग बेकार में पैनिक हो रही हो। चलो, कल सुबह ऑफिस जाना है, अब सब सो जाओ। एक तरफ विनय और रोहित काजल और प्रीति को बहला देते हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव के घर में काजल और प्रीति के जाते ही सावित्री जी और अमित का असली रूप बाहर आ जाता है। अमित रेखा को रसोई से खींचकर आंगन में लाता है और उसके बाल पकड़कर झटका देता है। बड़ी जुबान चल रही थी तेरी उनके सामने, बड़ी सावित्री बन के चाय पिला रही थी। बोल रही थी बाथरूम में गिर गई, तूने उन्हें शक करने का मौका क्यों दिया कुतिया? माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बाल मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो वही कहा जो आपने मुझे सिखाया था। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, भगवान की कसम माँ जी। चुप कर कमीनी। शहर की लड़कियां हैं, वो कानून की पढ़ाई पढ़ी है उन्होंने। अगर उन्हें जरा भी भनक लग जाती ना तो वो हमारे ऊपर 10 केस ठोक कर हमें इसी वक्त जेल में भिजवा देती। और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे बिना पूछे मेरी चाय में चीनी कम डाली। ना तो तू ढंग का खाना बनाना जानती है और ना इस घर को कोई वारिस दे पा रही है। पता नहीं किस मनूस घड़ी में ये इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। माँ जी, मेरे गरीब माँ बाप ने अपना सब कुछ बेचकर मेरी शादी की थी। जमीन का आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया ताकि आपको मांग के मुताबिक दहेज मिल सके। अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? मैं वापस अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती, वो बहुत गरीब है। मैं कहाँ जाऊँ माँ जी, मुझे बता दीजिए। तो मर क्यों नहीं जाती? कुएं में कूद जाओ या फांसी लगा ले। हमारे सर से कम ये मनहूस बोझ तो कम होगा। आज तेरा ये रोज रोज का रोना धोना मैं हमेशा के लिए बंद ही कर देती हूँ। सावित्री जी रेखा को घसीटकर रसोई में ले जाती हैं और रेखा का सिर पकड़कर जबरदस्ती चूल्हे पर उबलते हुए पानी की भाप के ऊपर दबा देती हैं। माँ जी, मेरा मुंह जल रहा है, छोड़ दीजिए माँ जी, प्लीज छोड़ दीजिए, भगवान के लिए रहम कीजिए। ले थोड़ा और सेक ले, आज तो तेरी औकात तुझे दिखा कर रहूंगी। सावित्री गुस्से में रेखा का दाहिना हाथ जबरदस्ती जलते हुए गैस बर्नर पर रख देती है। रेखा की चीख निकल जाती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, अमित जी मुझे छोड़ दो, माँ जी मेरा हाथ जल रहा है। चिल्ला, जितना चिल्ला सकते है चिल्ला,
तेरा वो भिखारी बाप नहीं सुनेगा, तुझे यहाँ बचाने के लिए नहीं आएगा। आज पूरी रात यहीं रसोई के फर्श पर पड़ी रहे। सावित्री जी और अमित दोनों रेखा को ऐसे ही तड़पता छोड़कर चले जाते हैं। रात का तीसरा पहर है। रेखा रसोई के ठंडे फर्श पर पड़ी दर्द से तड़प रही है। उसका हाथ और पैर और मुंह बुरी तरह से जल चुके हैं। अब मुझसे ये दर्द और नहीं सहा जाता। रोज की ये मार पिटाई, ये ताने, इससे तो अच्छा है कि मैं सो जाऊं, हमेशा के लिए सो जाऊं। दर्द और जिल्लत की सीमा पार होने पर वो अलमारी से नींद की गोलियां निकालकर खा लेती है। अगली सुबह सावित्री जी उसे बेहोश देखती हैं। अमित, ओ अमित, जल्दी आ इधर। इस चुड़ैल ने क्या कर दिया? ये तो नींद की गोलियां खाकर पड़ी है। माँ, ये तो सांस भी बहुत धीरे ले रही है। इसके मुंह से झाग निकल रहा है। अरे चलो इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले चलते हैं। पागल हो गया क्या? अस्पताल मत लेकर जाना। सरकारी अस्पताल वाले तुरंत पुलिस केस बना देते हैं। हमारे खानदान की तू हो जाएगी और हम दोनों जेल में होंगे। अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर, उसे यहीं पर बुला ले। कुछ देर बाद फैमिली डॉक्टर आते हैं और रेखा का चेकअप करते हैं। वो गंभीर और चिंतित दिखाई देते हैं। देखिए सावित्री जी, अमित, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इनके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं, मुंह और हाथ जला हुआ है और इसने भारी मात्रा में नींद की गोलियां खाई हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस लीजिए और अपना मुंह बंद कीजिए। ये तो दिमागी रूप से पागल है, खुद ही अपना जला लेती है। देखिए, मैंने इसे होश में लाने के लिए इंजेक्शन दे दिया है। मैं इलाज घर पर तो कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए, एक ना एक दिन आप लोग बहुत बुरे पुलिस केस में फंसेंगे। अगली बार मैं नहीं आऊंगा। डॉक्टर के जाने के बाद रेखा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सावित्री जी तुरंत उसके पास आकर बैठ जाती है और अमित अपने हाथों की उंगलियां चटकाते हुए आगे बढ़ता है। मर के हमारे ऊपर बोझ बनेगी, दुनिया वालों को दिखाएगी कि हमने तुझे टॉर्चर किया। तू अब देख तेरी जिंदगी और कितनी बदतर करती हूँ मैं। तूने मरने की कोशिश की ना, लेकिन सुन, तू जीते जी मर भी नहीं सकती। जब तक हम ना चाहे, तेरी मौत भी मेरी मर्जी से आएगी। माँ जी, मुझे जाने दीजिए। मेरे मायके छोड़ आई है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मायके जाएगी तू? हमारी घर की इज्जत तू बाहर नीलाम करने जाएगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने जहर खाने की कोशिश की? तुझे क्या लगा तू मर जाएगी और हम जेल चले जाएंगे? अमित जी, छोड़ दीजिए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अमित, इसके मुंह पर जोर से पैर रख, इसकी आवाज बाहर गली तक नहीं जानी चाहिए। और उठा वो डंडा। आज इसके हाथ पैर का ये रोज रोज का हिलना बंद हो जाएगा। बहुत छटपटाती है ना तू? बहुत शौक है ना तुझे शहर की उन लड़कियों के आगे हाथ फैलाकर अपनी चोटें दिखाने का? ले, आज दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अमित लकड़ी के भारी डंडे से रेखा के दाहिने पैर पर जोरदार वार करता है। एक तेज कड़कड़ाने की आवाज आती है और रेखा का पैर मुड़ जाता है। दर्द के मारे रेखा की चीख निकलती है। तभी सावित्री जी के पास पड़े लोहे के भारी मूसल को उठाकर रेखा के बाएं हाथ की कलाई पर मार देती है। तेल का बर्तन छूटा था ना हाथ से, बहाना बनाती है। ले, अब सच में टूटेगा तो डॉक्टर भी कहेगा कि हड्डी कमजोर थी। मूसल लगते ही रेखा की कलाई की हड्डी टूट जाती है और वो बेसुध होने लगती है। सावित्री जी उसके चेहरे पर जोर जोर से तमाचे जड़ना शुरू कर देती हैं। रो मत, आंखें बंद कर, देख मेरी तरफ। ये जो सांवला चेहरा लेकर आई थी ना दहेज में, आज मैं इसका पूरा नक्शा बदल दूंगी। अमित, मार इसके मुंह पर। सावली चुड़ैल, बोल, अब खाएगी जहर? बोल। बाबा, भगवान के लिए हमेशा के लिए मार डालो मुझे, एक ही बार में मार डालो। मार डाले? इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। इस टूटे हाथ पैर के साथ तू कल भी सुबह की चाय बनाएगी। सावित्री, अमित, बस करो। अब हाथ पैर तोड़ दिए हैं तो अब उसे वहीं छोड़ दो। कल सुबह लड़के वाले आने वाले हैं, तैयारी भी देखनी है। इस मरे हुए सांप पर लाठियां भाजना बंद करो। हाँ पापा, ठीक कह रहे हैं आप। माँ, चलो बाहर चलो, इसका तमाशा खत्म हुआ। पड़ी रहे यही खून के आंसू रोती रहे। सुबह अगर रसोई में चाय बोलती हुई नहीं मिली ना, तो दूसरे पैर की हड्डी भी सलामत नहीं बचेगी। माँ बेटे अपने कमरे की लाइट बंद करके बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। रेखा फर्श पर अपने टूटे हुए हाथ और पैर मुड़े हुए, साथ में सूजे हुए लहूलुहान चेहरे के साथ तड़पती रह जाती है। 2 दिन बाद दिल्ली के फ्लैट में काजल और प्रीति बैठी हैं। काजल अचानक सावित्री जी के नंबर पर वीडियो कॉल करती हैं। सावित्री जी चेहरा चमका कर फोन उठाती है।
अरे काजल बेटा नमस्ते, कैसी हो? दिल्ली में सब ठीक ठाक? हाँ मम्मी जी, हम सब ठीक है। रेखा भाभी दिखाई नहीं दे रही, जरा उनसे बात कराइए ना, बहुत दिन हो गए उनकी आवाज़ सुने। अरे बेटा रेखा तो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना पिछले 2 दिनों से। तभी अचानक पीछे से रेखा लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर सूजन है, हाथ पर सफेद पट्टी बंधी हुई है और वो दर्द से करहा रही है। मम्मी जी रुकिए, वो पीछे कौन है? वो रेखा भाभी है क्या? भाभी आगे आइए, हमसे बात कीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो पड़ोस की बिल्ली थी जो अंदर आ गई थी। अच्छा बेटा, मुझे मंदिर के लिए जरा देर हो रही है, मैं फोन रखती हूँ। सावित्री जी फोन तुरंत काट देती हैं। तो दोस्तों, रेखा भाभी के साथ हुए इस भयानक जुल्म के बाद अब काजल और प्रीति वीडियो कॉल करेंगी, तो क्या सावित्री जी इस टूटे हाथ पैर और सूजे हुए चेहरे को छुपा पाएंगी, या फिर हमारी जासूस दिमाग वाली बहुएं इस बार सीधे पुलिस को लेकर गांव पहुंचेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। दीदी आपने देखा, वो भाभी ही थी, उनका चेहरा सूजा हुआ था, वो लंगड़ा कर चल रही थी और हाथ पर पट्टी थी। मुझे लग रहा है पूरे दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। हमें तुरंत गांव निकलना होगा। प्रीति, अमित भैया ने जरूर भाभी को चोट पहुंचाई है। हम गांव जाएंगे, लेकिन इस बार हम सीधे सामने नहीं आएंगे। सीधे सामने नहीं मतलब? विनय और रोहित से कहो कि हम मायके जा रहे हैं, और प्रीति हम दोनों अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले रहे हैं। मैं अपने साथ वो छोटे खुफिया जासूसी कैमरे लेकर जा रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। हम इस घर के पाखंड का पर्दाफाश करके ही दम लेंगे। अगले ही दिन काजल और प्रीति बिना किसी को बताए अचानक गांव के घर में एंट्री करती हैं। सावित्री जी रसोई में रेखा को गर्म चिमटे से डराने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि सब्जी में नमक तेज हो गया था। तभी काजल पीछे से आकर सावित्री जी का हाथ हवा में ही दबोच लेती है। अरे अरे काजल, प्रीति, तुम दोनों इस वक्त बिना बताए कैसे आ गए? और रोहित विनय कहाँ है? सरप्राइज मम्मी जी, सोचा आपको और भैया को थोड़ा सरप्राइज दे दे। हमने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, अब हम पूरे 7 दिन यहाँ रहेंगे। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा ही तो घर है, खूब आराम से रहो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में सावित्री, अमित और मोहन जी का पर्दाफाश होगा, या काजल और प्रीति को भी वही सब भुगतना पड़ेगा? ये जानने के लिए कहानी पूरी देखिए। तो रात के समय जब सब सो जाते हैं, काजल और प्रीति चुपके से उठती है और रसोई, आंगन और रेखा के कमरे के कोनों में छोटे छोटे खुफिया कैमरे फिट कर देती है। अगले दिन घर की साफ सफाई के बहाने वो अमित और सावित्री जी की अलमारी खंगालती हैं। प्रीति जल्दी इधर आ, देख, मुझे अलमारी में भैया की मेडिकल रिपोर्ट मिली है, इसे ध्यान से पढ़। हे भगवान, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि अमित भैया के अंदर डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कमी है, वो कभी भी पिता नहीं बन सकते। हाँ, कमी अमित भैया के शरीर में है, और ये पापी लोग सारे इल्जाम रेखा भाभी पर डालकर उन्हें बांझ का ताना मारते हैं। और वो लोग भाभी की चोट के बारे में भी झूठ बोल रहे थे। भाभी ने कहा था कि वो कपड़े सुखाने गई थी और पानी की बाल्टी से पैर फिसल गया। और सुन प्रीति, कल मैंने पड़ोसन रीमा से बात की थी, उसने रोते हुए बताया कि ये लोग अमित भैया की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़की वालों को अमित भैया को कुंवारा बताया गया है, और हमारी रेखा भाभी को ये लोग लड़की वालों के सामने घर की नौकरानी बनाकर पेश करते हैं। इतनी बड़ी नीचता। चलो अभी भाभी के कमरे में चलते हैं और इस सच का सामना करते हैं। रात के अंधेरे में काजल और प्रीति रेखा के कमरे में जाती हैं। रेखा अपने बिस्तर पर बैठी रो रही है और अपने जले हुए हाथ पर फूंक मार रही है। भाभी, अब आप बस कीजिए, हमें सब कुछ पता चल गया है। ये देखिए अमित भैया की असली रिपोर्ट। कमी आपके अंदर नहीं, कमी अमित भैया के अंदर है। वो कभी बाप नहीं बन सकते, और इस सच को छुपाने के लिए वो आप पर इतना जुल्म कर रहे हैं। हाँ भाभी, वो तो आपकी जगह दूसरी बहू लाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस घर में नौकरानी बनाकर रख रहे हैं। ये सब कब से चल रहा है? काजल, प्रीति, उन्होंने मेरा मुंह भाप से जलाया, हाथ गैस पर रख दिया, मुझे सीढ़ी से धक्का दिया। मैं इस जिल्लत से तंग आ चुकी हूँ। भाभी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने जान देने की कोशिश की थी, मैं ट्रेन के आगे कूदने गई थी, पर एक भले आदमी ने बचा लिया। एक बार गाड़ी के नीचे आई तो पड़ोसियों ने खींच लिया, और जब मैंने नींद की गोली खाई तो माँ जी ने मुझे मरने भी नहीं दिया। वो कहती है कि मैं मरकर भी उन पर बोझ बन जाऊंगी। मैं क्या करूं? भाभी, आप शांत रहिए। इन माँ बेटे को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हमें सब पता चल गया है। अब हम खेल खेलेंगे, हम देखते हैं कि ये माँ बेटे अब आपका क्या कर सकते हैं। बस आप हिम्मत रखना। अगली सुबह सावित्री जी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है।
आज ही अमित की दूसरी शादी के लिए लड़की वाले गुपचुप तरीके से पास के गांव में मिलने आने वाले हैं। सावित्री जी काजल और प्रीति को घर से दूर भेजना चाहती हैं। अरे काजल, प्रीति, सुनो बच्चियों, आज पास के गांव में तुम्हारी बुआ जी के यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सब लोग तुम दोनों नई बहू को देखना चाहते हो, चलो हम तुम्हें आज वहाँ ले चलते हैं। ठीक है मम्मी, चलिए हम सब चलते हैं। रेखा भाभी को भी साथ ले लेते हैं, उनका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। अरे नहीं नहीं, रेखा कहीं नहीं जाएगी, घर की रखवाली कौन करेगा? सारे काम निपटाने के बाद गाय भैंस को चारा देना है, ये घर पर ही रहेगी। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी तैयार है। ठीक है मम्मी जी, जैसे आपकी मर्जी, हम अभी तैयार हो जाते हैं। सावित्री जी काजल और प्रीति गाड़ी में बैठकर गांव से निकल जाती हैं। रास्ते में काजल अपने मोबाइल पर खुफिया कैमरों का लाइव फुटेज ऑन करती है। फुटेज में दिखाई देता है कि अमित घर पर रेखा के कमरे में घुसता है और उसके हाथ में जहर की एक बोतल थमा देता है। सुन रेखा, आज लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। अगर तूने इस घर में रहना है तो तुझे इस लड़की के सामने पैर छूकर उसे अपनी मालकिन मानना होगा और खुद को इस घर की दासी कहना होगा। अगर मंजूर नहीं है तो ये देख, इसे पी ले और मर जा। वैसे भी मैं तेरी शक्ल से तंग आ चुका हूँ। लाइव फुटेज में रेखा हाथ में जहर की बोतल लिए रो रही है। वो भगवान की तस्वीर के सामने खड़ी है। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं अपने माता पिता के लिए और बोझ नहीं बनना चाहती। इस नरक से मुझे मुक्ति दिला दो भगवान। गाड़ी के अंदर काजल और प्रीति लाइव फुटेज देखकर सहम जाती हैं। काजल तुरंत ड्राइवर को चिल्लाती है, गाड़ी रोको, इसी वक्त गाड़ी रोको। मम्मी जी, मैं अपना पर्स और सबसे जरूरी पेपर्स घर ही भूल गई। आ रही हूँ प्रीति, चल जल्दी। माँ जी, आप यहीं गाड़ी में बैठिए, हम अभी एक ऑटो पकड़कर वापस घर आते हैं और सामान लेकर आते हैं। अरे गाड़ी क्यों करवा रही हो, सामान बाद में आ जाएगा, पूजा के लिए देर हो रही है। नहीं मम्मी जी, वो ज़रूरी पेपर्स हैं, आप यहीं बैठिए, हम अभी आती हैं। काजल और प्रीति गाड़ी से उतरकर सड़क पर दौड़ते हुए एक ऑटो में बैठती हैं। सासू माँ गाड़ी में ही बैठी रह जाती हैं। भैया गाड़ी तेज भगाओ, बहुत इमरजेंसी है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी जी हमें जानबूझकर बाहर ले गई ताकि पीछे से अमित भैया भाभी के साथ कुछ अनहोनी कर सके। हम ऐसा नहीं होने देंगे प्रीति, हम समय पर पहुंच जाएंगे। रेखा पूरी तरह से टूट चुकी है। वो जहर की बूंदें अपने हलक में उतारने ही वाली होती है कि अचानक काजल प्रीति की एक जोरदार लात के साथ घर के ताला बंद दरवाजा टूटकर खुलता है। काजल और प्रीति आंधी की तरह अंदर घुसती हैं। भाभी, भाभी रुक जाइए। नहीं भाभी, नहीं, रुक जाइए। काजल हवा में ही रेखा का हाथ पकड़ लेती है। जहर की कांच की बोतल रेखा के हाथ से छूटकर फर्श पर गिरती है और टूट जाती है। जहर पूरे फर्श पर फैल जाता है। प्रीति दौड़कर रेखा को अपनी बाहों में भींच लेती है। भाभी पागल हो गई हो क्या आप क्यों मरेंगी? मरना तो उस पापी माँ और बेटे को चाहिए जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है। मुझे मरने तो काजल, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वो लोग मेरी जगह दूसरी लड़की ला रहे हैं। अमित जी बाहर किसी से और प्यार करते हैं। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे माँ बाप भूखे मर जाएंगे, मुझे मरने दो। भाभी, आज के बाद आप कभी खुद को लाचार नहीं कहेंगी। पापी वो माँ बेटे हैं जिनका अंत आज इसी वक्त होने वाला है। हम हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने देंगे। तभी अचानक पीछे से सावित्री जी और अमित घर के अंदर घुसते हैं। फर्श पर टूटी हुई जहर की बोतल देखकर अमित का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन सावित्री जी अपनी चालाकी पर उतर आती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? पूजा में जाने के बजाय यहाँ घर वापस आकर तमाशा कर रही हो। तमाशा हमने नहीं, आप दोनों माँ बेटे ने लगाया है पिछले कई सालों से। लाओ काजल, दीदी वो रिपोर्ट दो। काजल अंदर से रिपोर्ट लाकर अमित के मुंह पर मेडिकल रिपोर्ट फेंक देती है और अपना मोबाइल दिखाती है जिसमें खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही है। ये देखिए अमित जी, अपनी रिपोर्ट। भैया की मर्दानगी में ही कमी है। आप कभी बाप नहीं बन सकते और इस कमी को छुपाने के लिए भाभी की जिंदगी नरक बना रहे हो। और मम्मी जी, ये देखिए अपने बेटे के कुकर्मों का लाइव वीडियो। ओए शहर की लड़कियों, हमारे घर के मामलों में मत बोलो। ये हमारी बहू है, हम इसके साथ कुछ भी करें। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? जाओ अपने पतियों के साथ शहर वापस जाओ। हम इनकी देवरानियां हैं मम्मी जी, और इस देश का कानून बहुत बड़ा है। सुन रही हैं ये बाहर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी के सायरन की तेज आवाज गूंजती है। घरेलू हिंसा, हत्या के उकसावे और जान से मारने की कोशिश में आपके माँ बेटे को चक्की पीसनी पड़ेगी।
तभी रोहित और विनय भी अंदर आ जाते हैं। उन्हें काजल ने फोन करके पहले ही सब सच बताकर बुला लिया था। वो दोनों अपने भाई और माँ बाप को देखकर शर्मिंदा हैं। भाई, तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ आपने हमारे खानदान का सिर झुका दिया। काजल, प्रीति, अगर इन लोगों ने बीच में कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। अमित जी, आप हमारी रेखा भाभी को नौकरानी कहते थे ना। आज से इस घर का सारा काम, पोछा लगाना, टॉयलेट साफ करना, बर्तन मांजना आप दोनों करोगे। और ससुर जी, आप जो इस जुल्म पर चुप बैठे थे ना, आप घर को संभालेंगे। जैसे आपने भाभी को टॉर्चर किया वैसे ही काम अब आपको करना पड़ेगा। अगर एक भी काम में कमी रही तो पुलिस बाहर खड़ी है। अरे नहीं रेखा बेटा, मुझे माफ कर दे। देख, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ये सब काम मत करवाओ, बदनामी हो जाएगी हमारे खानदान की। समझा अपनी देवरानी को। मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है ना। बेटी की तरह? माँ जी, अपनी सगी बेटी का मुंह कोई उबलते भाप में नहीं झोंकता। अपनी बेटी का हाथ कोई जलते गैस के बर्नर पर नहीं रखता। इंस्पेक्टर साहब, आइए, अंदर आइए और ले जाइए इन तीनों को। मैं कोर्ट में इनके खिलाफ खुद गवाही दूंगी। पुलिस अमित, सावित्री जी और मोहन जी को गिरफ्तार करके ले जाती है। गांव वाले बाहर खड़े होकर उन पर थू थू करते हैं। कोर्ट में केस होता है और तीनों को 2 साल की सजा होती है। समय गुजरता है। अब 1 साल बाद का समय है और दिल्ली का एक आलीशान और आधुनिक डिजाइनर बुटीक स्टोर है। चारों तरफ खूबसूरत साड़ियां और ड्रेसेस सजी हैं। रेखा अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसका ड्रेसिंग सेंस आधुनिक है। सांवले रंग पर एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक है और नया हेयर स्टाइल बेहद खूबसूरत लग रहा है। वो कंप्यूटर पर कुछ बिलिंग कर रही है। तभी काजल और प्रीति हाथ में केक लेकर अंदर आती हैं। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे रेखा भाभी, और साथ ही मुबारक हो, आज आपकी थेरेपी का आखिरी सेशन भी पूरा हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि आप उस पुराने डिप्रेशन और ट्रॉमा से 100% बाहर आ चुकी हैं। और ये देखिए भाभी, आपके इस बुटीक के इस महीने का प्रॉफिट और आपकी चीफ डिजाइनर की पोस्ट का नया ऑफिशियल लेटर। अब आप पूरी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट है और आपके माता पिता भी अब हमारे साथ दिल्ली में ही रहेंगे। काजल, प्रीति, जब मैं गांव की उस काल कोठरी जैसे घर में मौत के मुंह में जा रही थी तब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में अंधेरे की सिवा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं देवरानी जिठानी घर उजाड़ती है, लेकिन तुम दोनों ने अपनी आलीशान नौकरियां दांव पर लगाकर मुझे उस नरक से निकाला है। मेरी थेरेपी कराई, मुझे बिजनेस संभालना सिखाया। तुम दोनों तो मुझे साक्षात मौत के मुंह से खींचकर इस नए सवेरे में लेकर आई हो। भाभी, औरत जब औरत की ताकत बन जाती है ना तो दुनिया का कोई जुल्म उसे तोड़ नहीं सकता। आज आपने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि आप एक शेरनी हैं। और हाँ भाभी, वकील साहब का फोन आया था। कोर्ट में अमित, सावित्री जी और ससुर जी की सजा में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब वो जेल में ही रहेंगे। अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है प्रीति। मेरी दुनिया तुम दोनों हो, मेरे माता पिता हैं और मेरा ये काम है। अब मैं सिर्फ जीऊंगी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को खुलकर मनाऊंगी। तीनों बहुएं मुस्कुराती हैं, एक दूसरे का हाथ हवा में उठाती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि क्या अमित जेल से छूटने के बाद वापस आकर रेखा से माफी मांगेगा? क्या समाज के डर से रेखा उसे माफ कर देगी या अपनी इस नई आत्मनिर्भर जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।